एडहॉक जजेस की तरफ आते हैं, ये इशू क्या है, मसला क्या है? क्योंकि ये तो एडहॉक जजेस तो लगते रहते हैं पाकिस्तान में। देखिए, पहली बात तो यह है कि 17 जजेस अब मुकम्मल हैं। दूसरी बात यह है कि इमरजेंसी सर्कमस्टांसेस में ये एडहॉक जजेस होते हैं। मसलन आपको कोई 10 जजेस का एक फ़ैसला है जिसकी अपील आपको करनी है अगले 11 जजेस में, और आपके पास जजेस की तादाद कम है, टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ 17 है, तो आपको इमरजेंसी पर्पसेस के लिए दो तरीक़ाकार होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। या रिटायर्ड जजेस को आप लगा सकते हैं जिसने 3 साल से पहले नौकरी की हो। दूसरा तरीका होता है कि आप हाई कोर्ट से जजेस ला सकते हैं उतनी मुद्दत के लिए जितनी टाइम के लिए आपको उनकी ज़रूरत होती है। लेकिन इस मौके पे चीफ जस्टिस साहब 15 तारीख से छुट्टियां हैं, यानी परसों तरसों से चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं छुट्टियों के फ़ौरन बाद, अक्टूबर में जा रहे हैं। वो छुट्टियां 2 महीने के लिए छुट्टियां हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी है जिसके अमल दरामद करने के लिए हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत ने तकरीबन लगता बज़ाहिर ये है कि फैसला किया है कि हमने इनको नहीं इम्प्लीमेंट करना। और आज अपनी चीफ जस्टिस साहब मेजॉरिटी खो चुके हैं। आप अपनी मेजॉरिटी को जो खो चुके हैं, मिनॉरिटी को मेजॉरिटी में तब्दील करने के लिए, नंबर 2 जाते वक्त, नंबर 3 इस जजमेंट को फ्रस्ट्रेट करने के लिए। लेकिन ये रेगुलर जजेस नहीं है सर, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि फुल कोर्ट में बैठ सके। नहीं, फुल कोर्ट में बैठते हैं, बैठ जाएंगे, और उनकी वही पावर्स होती हैं। जूनियर मोस्ट चले जाएंगे, ये अगर सीनियर के तौर पर रिटायर हुए हैं तो ये जूनियर मोस्ट चले जाएंगे, चारों के चारों। लेकिन पावर एक आखिरी जज की भी वही होगी जो एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की होगी। तो आपका ख्याल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी पावर में इजाफा करने के लिए लेकर अपनी पावर में इजाफा करना चाहते हैं, इस वक्त डिवीजन पैदा करना चाहते हैं। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की ख्वाहिश है और हुकूमत की ख्वाहिश है कि मंसूर शाह साहब जो अगले 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, हम इन 4 जजेस को 3 साल के लिए उनके साथ नथी कर दिया जाए। और ये वो, और फिर एक और साजिश भी है इसके पीछे, वो ये है कि इस वक्त तक ये साबित हो चुका है कि ये जा रहे हैं, मगर उनकी ख्वाहिश जो एक्सटेंशन की है या इनकी जो 2/3 मेजॉरिटी वाली है उसको पूरा करने के लिए इनके पास 2-3 ऑप्शंस हैं जिसको ये गौर और खौज कर रहे हैं। एक ये है कि इस वक्त बेंच बनाने का अख्तियार एक कमेटी के पास है। ये जल्दी पार्लियामेंट का इजलास बुला रहे हैं, इस बात का इम्कान है कि वो उस एक्ट को वापस ले लें, नंबर 1। नंबर 2, ये पावर वापस दे दें चीफ जस्टिस को, ताकि ये बेंच रिव्यू पे या जो भी फैसला करना चाहे, वो तो फिर अगला जो चीफ जस्टिस होगा उसको फायदा हो जाएगा ना जी उसका। नहीं तो इस जब तक ये बैठा हुआ है ये भी फैसला करेगा। जाने से पहले इनकी ख्वाहिश है कि मैं ना जाऊं। अच्छा, ठीक, मैं 2/3 मेजॉरिटी दिलवा के उसके जरिए अपनी एक्सटेंशन ले लूं। और इस वक्त लैक ऑफ बोनाफाइडी है। इस वक्त ना सिर्फ ये कि उनकी नेकनीयती नहीं है, बल्कि बज़ाहिर ये लगता है उनकी बदनीयती है। लेट दिस डिसीजन शुड टेक बाई दी कमिंग चीफ जस्टिस। ये वैसे जो कुछ इंफॉर्मेशन ये निकली है कि जेल पिटीशन जो है ना वो इतनी ज्यादा है 2014 से लेके कि कैदी वहां पे बैठे हुए हैं और उनके फैसला करने के लिए वक्त ही नहीं होता, इसलिए एडहॉक जजेस लगाए जा रहे हैं कि वो कम से कम जेल पिटीशंस जो हैं उनको फारिग करते हैं ताकि कहीं ना कहीं को रिलीफ मिले। एक साइड से ये कहा जाए, दूसरी साइड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। इशू क्या है वैसे? देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चौर साहब आपका शुक्रिया। इशू ये है कि पाकिस्तान की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने एक जो नैरेटिव है उससे पीछे नहीं हटती, और वो नैरेटिव ये है कि अगर उसको पॉलिटिकली कोई चीज़ सूट करती है तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, और अगर उन्हें सूट नहीं करती तो वो उसका एक एंटी नैरेटिव बनता है। और उस एंटी नैरेटिव जो है पिछले 7-8 साल से बहुत ज्यादा आया है। पनामा से लेके अभी आप आज जो परसों जजमेंट आई है 12 तक, उस तक आप देख लें। अब ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्योर इशू है कि आर्टिकल 182 के नीचे जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये डिस्क्रिप्शन है कि वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कह के एडहॉक जज लगा सकता है, और उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 17 पूरे हैं तो वो नहीं लगा सकता। अब उसका एक प्रोसेस जो है वो आपका आर्टिकल 175A आ गया है, उसके अंदर है। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है सुप्रीम कोर्ट के? हम तीनों लॉयर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, थोड़ा सा हम पॉलिटिकल इस चीज को साइड पे करते हैं। क्या 2 साल के अंदर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी को एक्सेस टू जस्टिस तक पूरी रसाई दी है? क्या आम आदमी जो है उसके केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सपेडाइट लगे हैं? 6-6 माह, 8-8 माह, 1-1 साल हो गया है लोगों की फर्स्ट हेयरिंग उसके अंदर नहीं लगती। क्या पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जो रेगुलर एपेलेट फोरम है उसकी परफॉर्मेंस से मुतमईन है? क्या लॉयर्स मुतमईन है उस चीज के अंदर? अच्छा, वैसे हाउसा ये अमूमन इस टाइप की जो फैसले हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शुरू में करते हैं ताकि उनका जो टन्योर है वो अच्छा गुजरे और उसके अंदर मैक्सिमम केसेस निपट जाएं। लेकिन काजी फायद जैसा साहब पे एतराज ये किया जा रहा है कि वो जाते जाते कर रहे हैं। नहीं चौर साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं, हुआ ये है कि पिछले चीफ जस्टिस का टन्योर
और इस चीफ जस्टिस का टेन्योर सारा ही कॉन्स्टिट्यूशनल प्लस पॉलिटिकल इश्यूज में गुजरा है। अब होता क्या है, ये पार्टी है या पीएमएलएन है, सबसे पहला काम ये करते हैं कि जी फुल कोर्ट बनाए। अब फुल कोर्ट का मतलब यह है कि जब आपके सारे जजेस का, आपको पता है कि नैब के ऊपर कितनी पेशियां हुई थी? 52 पेशियां हुई थी। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट 52 पेशियां एक नैब पे बैठा रहा और पौने 2 साल 1.5 साल वो केस चलता रहा। उसके बाद एक फैसला आया। उसके बाद यह है कि कासिम सूरी के जजमेंट के बाद आप फिर पंजाब का इशू आ गया, फिर केपीके का आ गया, फिर उसके बाद आर्टिकल 63A उसके अंदर आ गया, फिर उसके बाद जो है आपकी रिजर्व्स। कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये पॉलिटिकल दो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बना लेनी चाहिए, एक ऐसी जो नॉर्मल प्रोसीजर चलाए, दूसरे देखिए मैं आपको एक बताऊं कि 73 का जो फॉर्मूला इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चल रहा है, मेरा ख्याल है कि अब इसको रिविजिट करना चाहिए। और रिविजिट इस तरह करना चाहिए कि आपको अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाना चाहिए कि जो प्योर आपके वो मामलात हैं, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, जिसके अंदर ये सारे आपकी 199 की डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन है या उसके बाद 184 की आपकी डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन है, उसको करें। और वो भी जो आपकी कोर्ट हो वो 2 बजे के बाद जाके बैठ के काम करे, ताकि सुबह वाला मामला तो ना आप देखें कई बंदे ऐसे 57,000 केसेस, 57 जी 57,000 से ज्यादा केसेस हैं। इनसे पूछ लें कि मेरा ख्याल है कि साल सवा साल से इनके केस फाइल हुए हैं, उनका फर्स्ट हियरिंग लगती। मेरा यही हाल है, जदून साहब का यही हाल है। नहीं एक मिनट चौर साहब, फिर आप अच्छा नहीं एक सेकंड, सिर्फ ये है कि सिर्फ उसकी, और दूसरा ये है कि जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस या इस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, ये जजेस उनमें नहीं बैठेंगे। इनका काम जिस काम के लिए लेके आए हैं कि आपने जो रेगुलर जस्टिस सिस्टम, अच्छा आप ये बताएं कि पाकिस्तान जब वो जज बन गए हैं, अच्छा क्या उनको नहीं, मैं ये नहीं कहता, मुझे ये बता दें जब वो जज हैं, अच्छा क्या उनके ऊपर पाबंदी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस नहीं सुनेंगे? 3 केसेस ऐसे हैं, मैं सिर्फ क्विकली फिर आप। नंबर 1 केस है मिलिट्री कोर्ट का, जिसका एप्रीहेंशन है, उसका पार्ट हेड मैटर है, ये जज नहीं आएंगे। नंबर 2 आपका रिजर्व सीट्स का है, जिसके अंदर जजमेंट आ गया, सिर्फ रिव्यू के अंदर जो है वो आपके वो लोग बैठेंगे। नंबर 3 इसके अंदर है कि जो आपका ट्रिब्यूनल्स की अपॉइंटमेंट का इशू है, वो भी उस हद तक आएगा। तो उन जजेस ने ना पार्ट हेड में बैठना है ना आपके कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या, जब फुल कोर्ट कॉल होगा तो क्या ये 4 जजेस उसमें शामिल होंगे? नहीं, अगर कोई बाद में अगर ऐसा कोई केस आता है जिसमें फुल कोर्ट, अब फुल कोर्ट का डिसीजन कौन करेगा? कमेटी करेगी। कमेटी करेंगे। अब कमेटी में देखें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब है, ये 2 अगर मेजॉरिटी है वो कहते हैं फुल कोर्ट ना बने, फुल कोर्ट नहीं बन सकती। लेकिन फुल कोर्ट में शामिल हैं ये? नहीं शामिल है, इसमें कोई शक नहीं। फुल कोर्ट में 4 जज शामिल है। फुल कोर्ट का मतलब कमेटी ने फैसला करना, नहीं कमेटी फैसला। हाँ कमेटी, अब देखें ना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच की बात है। मेरी बात सुने, जब ये वाली रिजर्व सीट वाली फुल कोर्ट बनी है ना, तो कई वकला को शकूक को शबात पैदा हो गए कि फुल कोर्ट नहीं बननी चाहिए थी। ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी वोट जो है फुल कोर्ट में डाली, उन्होंने कहा फुल कोर्ट बने, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं बनाना चाहते थे। अब उसका फायदा पता क्या हुआ है? हर बात शक भी नहीं करनी चाहिए। उसका फायदा ये हुआ है कि उन्होंने देखो फुल कोर्ट ही बना ली, वो डिसीजन भी जो है वो पीटीआई के हक में चला गया। हालांकि पीटीआई पहले खुश नहीं थी फुल कोर्ट में, टू बी ऑनेस्ट। उन्होंने कहा जी हाँ अब ये काजी फैसल साहब जो है 7-6 का डिसीजन होगा, हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन देखो ना, एक जज ने इंटेंशनली फुल कोर्ट बनाई, ऑनेस्टली उसने बनाई, ठीक है, उसको नहीं पता कि हमारे जज कितने साथ हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह ने उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट हो, फिर उन्होंने अपने देखे जो भी विजडम थी उसके मुताबिक फैसला कर दिया। शक नहीं करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा है। आप इस पे बात कर सकते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट की अपनी फेलियर है। चीफ जस्टिस 1 साल के बाद उसको क्यों याद है जी कि डार्क जज लगा रहा हूं? भाई जस्टिस खोसे के साथ 100 इख्तलाफ करें, उसने स्पीडी अपना मॉडल कोर्ट बनाई, वो जजमेंट जो है वो बेंच के अंदर 15-15, 16-16 केस जो है मर्डर रेफर उसी वक्त डिसाइड करते थे। यहाँ अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई क्रिमिनल लॉयर उस तरह का नहीं है कॉम्पिटेंट जो मर्डर रेफरेंस डिसाइड कर सके, जेल पिटीशन डिसाइड कर सके। और मैं आपको जाती तजर्बे और इल्म की बात बता रहा हूँ, हम जब अपने केस फिक्स कराने के लिए जाते हैं, वो कहते हैं जज ने मना किया हुआ है कि हमारे पास बेल भी ना लगाएं, हमारे पास क्रिमिनल मैटर कोई ना लगाएं, तो उनको कौन सुनेगा? उनके लिए जरूरी है कि जज आप अपॉइंट करें, आपको अगर जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट समझती है। लेकिन देखें ना, पब्लिक का ट्रस्ट सबसे बड़ी बात है। अगर पब्लिक का ट्रस्ट उस सुप्रीम कोर्ट पे नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को कोई इंडोर्स नहीं करेगा। अच्छा, वैसे जदूर साहब ये फरमाइए, क्या हिस्ट्री में 3 साल के लिए डार्क जजेस कभी हुए हैं अपॉइंट? आज तक नहीं हुए। देखो ना, डार्क जज होता है किसी सर्कमस्टांसेस में, या तो कोरम पूरा ना हो आपका सुप्रीम कोर्ट का, या किसी और वजह से वजह आपको देनी पड़ेगी कि ये वजूहत है, इसके लिए हमें 1 जज चाहिए, 2 जज चाहिए, या ये कहते हैं जी कि एक स्पेशल क्रिमिनल बेंच बनाना है, हम ये 2 जज चाहिए। अब आपको इस किसी और मेलाफाइडी या उसके पीछे कोई और मुहरकात है, तो उस पर तो अभी हम कोई
बात नहीं कर सकते, लेकिन ये बताना चाहिए कि ये रीजन है। और मेरे ख्याल में बजाय इसके कि काजी साहब जो है अभी 2 महीने इनके रह गए हैं, इनको चाहिए कि अगले चीफ जस्टिस पे छोड़ दें। अगर पेंडेंसी अब 2 महीनों में कम नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी छुट्टियां भी हो चुकी हैं, और अगले चीफ जस्टिस पे छोड़ दें। अच्छा, अगर वो एक नुकता ये भी है कि अल जहाद केस में ये फैसला हुआ था कि कोई जज भी जो रिटायर्ड होगा उसे एडहॉक अपॉइंट नहीं किया जाएगा, नीचे लोअर जुडिशियरी या हाई कोर्ट से लेके आया जाएगा। देखिए, आप हाई कोर्ट से भी जज ला सकते हैं। रिटायर्ड जज देखे ना, अभी वो एक पेंशन ले रहे हैं 10 लाख रुपया, अभी दोबारा के वो तनख्वाह लेने की कुरूज। अगर वो पहले जज थे तो उन्होंने पेंडेंसी खत्म नहीं कि दोबारा आगे क्या वो 30 खाएंगे, क्या कौन सा तीर मारेंगे आगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक जज साहब तो मेरे ख्याल माजरत कर दी है, तो इस पर बड़ी उंगलियां उठेंगी। तो आप वकला भी ले सकते हैं, जज हाई कोर्ट से लेके आए, हाई कोर्ट के अंदर कॉम्पिटेंट, हाई कोर्ट के अंदर कितनी वैकेंसी खाली है तमाम हाई कोर्ट्स के अंदर, उनको तो पूरा नहीं कर रहे, और मेरिट पे ऐसा जज लेके आए जिन पे कोई उंगली ना उठा सके। और मेरे ख्याल में आखिरी सबसे बेहतर ये है कि आइंदा आने वाले चीफ जस्टिस पे छोड़ दें कि वो अगर चाहते हैं तो डाक जज ले लें, नहीं तो उसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई बेंच। अच्छा शुएब साहब, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन एक छोटा सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि जैसे जस्टिस मशीर आलम है और जस्टिस बाकर हैं, वो भी खामोश हैं, उन्होंने अभी तक इनकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने हाँ भी नहीं की। लेकिन मशीर आलम साहब जो हैं वो तो इनकार कर चुके हैं। अब उन्होंने जो वजह बताई, वजह ये बताई कि उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ कंपेन इतनी खौफनाक चली है कि मैं अब तैयार नहीं हूं कि मैं इस ओहदे को कबूल करूं। तो पाकिस्तान में क्या हर चीज का फैसला सोशल मीडिया करेगा और उसके ऊपर जो कंपेन्स होंगी वो करेंगी कि क्या चीज ठीक है, क्या चीज गलत है? अगर ये ऐसा हो गया तो फिर तो पाकिस्तान में कोई ओहदेदार आपको मिलेगा ही नहीं। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा